नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है कुछ हिंदू धर्म सुधार आंदोलन जो है देखे थे। इस वाले वीडियो में हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में वो पढ़ेंगे। तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन सेम जैसे हिंदू धर्म सुधार आंदोलन हुए, ऐसे ही मुस्लिमों में भी धर्म सुधार आंदोलन हुए। इसमें भी कई जो है वो धर्म सुधारक आए और उन लोगों ने काफ़ी जो है सराहनीय प्रयास और काम भी किया। तो उन्हीं लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे और ये आंदोलन देखेंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग कुछ कृषक और कुछ जनजातीय आंदोलनों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन से शुरू करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो आंदोलन था वो अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना था। तो मेन उद्देश्य यही था कि जो मुसलमान हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए और अंग्रेजी साम्राज्य का राज्य भक्त बना करके नौकरियों में आरक्षण वो दिलवाया जाए। अलीगढ़ आंदोलन में जो सर सैयद अहमद खां के और सहयोगी थे वो थे चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन और मौलवी शिबली नोमानी। अब थोड़ा सा सर सैयद अहमद खां के बारे में जानकारी लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, उनके बारे में जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1839 ईस्वी में आगरा के कमिश्नर दफ्तर में वो क्लर्क बने। 1857 के विद्रोह के समय ये कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। सर सैयद अहमद कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन बना करके 2-3 इस टाइप से पूछ सकता है। सर सैयद अहमद खां द्वारा कुछ किए गए प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लेते हैं। तहजीब उल ऐलाक फारसी में एक पत्रिका निकाली थी इन्होंने। 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना है। 1864 ईस्वी में गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी और 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आया है, इसको आप ज़रूर देखिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह 1878 ईस्वी में कॉलेज बना और फिर जो है 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो संस्थापक माने जाएंगे वो सर सैयद अहमद खां। कब हुआ? 1920 में। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 1875 में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी वो जो है जा कर के 1878 में कॉलेज बन गया और फिर फाइनली जो है 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, जिसको आज हम जानते हैं। कांग्रेस के विरोध में 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। पीरी मुरादी प्रथा एक होती है मुस्लिमों में, उनको जो है समाप्त करने का प्रयत्न किया था। दास प्रथा को सर सैयद अहमद खां ने इस्लाम के विरुद्ध बताया था। दास प्रथा को भारत में भी तमाम लोगों ने ख़त्म करने का प्रयास किया, तो सर सैयद अहमद खां ने भी इसे इस्लाम के विरुद्ध बताया था। इन्होंने कुरान पर टीका लिखा था। तो इतनी सारी बातें सर सैयद अहमद खां के बारे में इम्पॉर्टेंट हैं।
अगला हम लोग देखते हैं अहमदिया आंदोलन। इसका एक और नाम है, इसको कादियानी आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1889 ईस्वी में हुई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत है, ने पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में कादियान नामक स्थान से की थी। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कादियान नामक स्थान से 1889 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इसका एक और नाम कादियानी आंदोलन भी पड़ता है। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था और मूलतः जो है ये धर्म सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य था कि जो इस्लाम का सच्चा स्वरूप है उसको पुनः स्थापित किया जाए। इस आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया था। तो ये सारी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक तो सच्चे इस्लाम की पुनः स्थापना और जिहाद का विरोध, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इस आंदोलन की महत्वपूर्ण हैं। और एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। अब थोड़ा सा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के भी बारे में देख लेते हैं। बहरीन ए अहमदिया पुस्तक में इस आंदोलन का सिद्धांत जो है बताए हैं इन्होंने। इस पुस्तक को ग़ुलाम अहमद ने ही लिखा है। ग़ुलाम अहमद ने स्वयं को पुनर्जागरण का ध्वजधारी मसीह अल मौद, यानी कि जिसे मसीहा कहते हैं, और श्री कृष्णा का अवतार माना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। श्री कृष्णा का अवतार जो है इन्होंने स्वयं को माना है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। और पुनर्जागरण का ध्वजधारी, जैसे कि भारतीय हिंदू पुनर्जागरण का जो जनक राजा राम को माना जाता है, ऐसे यहाँ, ठीक। चलिए आगे देवबंद आंदोलन देखेंगे। इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय मुसलमान उलेमा, उनका नाम था मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही को जाता है। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इसके उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं क्या क्या थे। मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। तो मुसलमानों में जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो कुरान एवं हदीस से, तो उसकी शुद्ध शिक्षा का प्रसार। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। यानी अभी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने जो है वो जिहाद का विरोध किया था। इन्होंने क्या कहा कि जो विदेशी शासक हैं उनके विरुद्ध जिहाद की भावना को जो है वो जीवित रखा जाए। तो मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में देवबंद नामक स्थान पर एक विद्यालय की भी स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में। देवबंद स्कूल रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी ने किया था। देवबंद विद्यालय अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः जो है इसमें वर्जित थी। विद्यालय में शिक्षा इस्लाम धर्म की दी जाती थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम धर्म का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान था। क्या था? मुस्लिम धर्म का नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार करना। विद्यार्थियों को सरकारी सेना अथवा सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करना। तो विद्यार्थियों को इस तरीके से प्रशिक्षित किया गया कि सरकारी सेना, सांसारिक सुख और से इन सब से बचें और इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए एक धार्मिक नेता के रूप में उभरे। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस स्थापना का स्वागत किया था। देवबंद उलेमा ने सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राज भारत सभा एवं मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सेना के विरुद्ध जो है वो फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा महत्वपूर्ण आंदोलन आता है वो बहावी आंदोलन। इसका जो प्रमुख केंद्र होता है वो पटना होता है। मुसलमानों को पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया इसी आंदोलन के रूप में हुई। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत जो थे वो संत अब्दुल वहाब एवं प्रभाव वली वहाब थे। 19वीं सदी में मिर्ज़ा अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी ने इसे आंदोलन में जो है परिवर्तित कर दिया।
इन्होंने आंदोलन को क्या किया कि एक राजनीतिक रंग प्रदान कर दिया। ठीक है, चलिए, तो स्टार्टिंग में क्या था कि पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध ये था, लेकिन बाद में जब संत वहाब आए और प्रभाव वलीउल्लाह जो है इनके प्रेरणा स्रोत रहे, और 19वीं सदी में जब मिर्ज़ा अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी आए तो यह आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसे जो है राजनीतिक रंग दे दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से जो था वो ये था कि दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना था। उसके बाद जब ऐसा हो गया तो यह आंदोलन जो है वो पूर्णतः सांप्रदायिक आंदोलन बन गया। ठीक, तो यह पूर्णतः सांप्रदायिक आंदोलन था। इस आंदोलन में पंजाब के सिखों के विरुद्ध जो है वो जिहाद छेड़ दिया गया। पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद छोड़ दिया गया। सैयद अहमद बरेलवी ने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर सैनिक के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, जैसे कि सिखों के गुरु थे, उन्होंने कहा कि हथियार उठाओ। ठीक है, तो उन्होंने भी सैनिक रूप में जो है सिखों को प्रशिक्षित किया और हथियार धारण करने के लिए कहा। ऐसे ही सैयद अहमद बरेलवी ने भी अनुयायियों को अपने जो है शस्त्र धारण करने के लिए और प्रशिक्षित कर सैनिक रूप में परिवर्तित किया। सेम चीज़ें। तो 1849 में अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब के विलय के उपरांत यह जो अभियान था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया। ठीक है, पहले सिखों के विरुद्ध था, फिर जब पंजाब का विलय हो गया तो यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। यह जो है आंदोलन मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के द्वारा, यानी मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए, अगला जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन फिर से स्टार्ट होता है वो पारसी सुधार आंदोलन होता है। रहनुमाए मजदयाफन सभा, इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फारदोन जी और एस बंगाली एवं आर.के. कामा आदि के योगदान से कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी। इसका उद्देश्य भी सेम वही था, यानी पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। ठीक है, तो स्थापना 1857 में आपको ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी फारदान जी और एस बंगाली एवं आर.के. कामा ने इसकी जो स्थापना की थी, कहाँ की थी, मुंबई में। क्या, रहनुमाए मजदयाफन सभा की। चलिए आगे देखते हैं। इस सभा ने स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति, विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया। सभा के संदेह वाहन हेतु दादा भाई नौरोजी ने पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार यानी सत्यगति गुजराती भाषा में निकाली थी। ठीक है, तो उद्देश्य स्पेशली प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना और स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति, विवाह की आयु बढ़ाने पर इन्होंने बल दिया। और संदेश वाहन के लिए इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार, जिसे सत्यगति के नाम से भी जाना जाता था, और यह गुजराती भाषा में था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अगला देखते हैं 19वीं एवं 20वीं सदी में समाज सुधार। तो अभी तक हम लोगों ने 18वीं सदी में देखा था, अब इसके आगे हम लोग 19वीं और 20वीं सदी में कुछ समाज सुधार हुए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला सती प्रथा, जो कि काफ़ी फेमस है, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बंद किया गया। राजा राम मोहन राय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था और अकबर और पेशवाओं ने भी इसमें जो है सती प्रथा पर कुछ रोक लगाया था। कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सती प्रथा को सीमित करने के लिए प्रयत्न किए थे। 1829 में यह बंगाल में बंद किया गया एवं सती प्रथा को कानूनन हत्या के रूप में मानने के लिए न्यायालयों को दंड देने का आदेश दिया। 1870 में यह बम्बई एवं मद्रास में भी लागू हो गया। तो
कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग आदि प्रयास किया। 1829 में बंगाल में बंद कर दिया गया और इसे कानूनन हत्या मान दिया गया और न्यायालयों को यह आदेश दिया गया कि वो दंड दे सकते हैं। और फिर 1870 में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। अगला देखेंगे ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा विलियम बेंटिक के समय में 1830 में इसका दमन किया गया। शिशुवध गवर्नर जनरल जॉन फोर एवं ब्लेजली के योगदान से जो है समाप्त किया गया शिशुवध। नरबलि प्रथा वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में 44-45 में समाप्त किया गया। दास प्रथा को एलनबरो ने 1843 में समाप्त किया। फाइनली यहाँ अभी आप लोगों ने पीछे देखा था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से इस पर कुछ रोक लगाया गया, लेकिन फाइनली जो अधिनियम पारित किया गया था वो एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह 4 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था इस विधवा पुनर्विवाह में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईश्वरचंद विद्यासागर, विधवा विवाह को मान्यता दिलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डलहौजी के समय में भी जो है 26 जुलाई 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित कर दिया गया। प्रोफेसर डी के कर्वे एक नाम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी और प्रोफेसर डी के कर्वे ने स्वयं भी एक विधवा स्त्री से जो है वो विवाह किया था। 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीरेश लिंगनम पुंतलू ये जो है दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह से ये संबंधित हैं। तो जैसे कि उत्तर भारत में ईश्वरचंद विद्यासागर फेमस हैं, ऐसे ही दक्षिण भारत में वीरेश लिंगनम पुंतलू भी काफ़ी फेमस हैं। एक शख्सियत और आती है विष्णु शास्त्री पंडित। 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना जो है इन्होंने की थी। आगे कुछ चीज़ें देखेंगे। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। फिर 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पारित किया गया। अगला बाल विवाह संबंधित अधिनियम सिविल मैरिज एक्ट 1872, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसमें एक तो डेट पूछ सकता है कि सिविल मैरिज एक्ट कब आया, तो 1872। और जो चीज़ें ज़्यादा पूछता है वो ये पूछता है विवाह की उम्र। तो सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 14 और लड़कों की 18 निर्धारित की गई थी, 14 और 18। फिर उसके बाद इस अधिनियम में बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया गया था। उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम 1892 आया बहराम जी मालावारी के प्रयत्न से। तो सिविल मैरिज एक्ट, ठीक है। उसके बाद आया सम्मति आयु अधिनियम 1892 जो कि बहराम जी मालावारी के प्रयत्न से पारित किया गया 19 मार्च 1891 को। इसमें जो लड़कियों की न्यूनतम आयु वो 12 कर दी गई और घटा दिया गया। इसलिए जो है इसका जो है बाल गंगाधर तिलक ने विरोध भी किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था कि भाई 12 वर्ष जो है बहुत कम हो जाता है तो बाल विवाह हो जाएगा। अगला शारदा अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। शारदा अधिनियम में डायरेक्ट जो है एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। शारदा एक्ट कब पारित हुआ, तो 1929 में। डॉक्टर हरविलास को याद रखना है। तो शारदा अधिनियम किसके प्रयत्नों से, तो डॉक्टर हरविलास के प्रयत्नों से। इसमें जो अगला चीज़ पूछा जाता है वो ये कि न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 18 वर्ष। तो अभी
जो है आप लोगों ने आगे देखा सिविल मैरिज एक्ट, जिसमें 14-18, और सम्मति विवाह अधिनियम में फिर उसको 12 वर्ष कर दिया गया, फिर उसका विरोध किया गया। फिर जो शारदा एक्ट आया फाइनली 1929 में, उसमें फिर बढ़ा करके उसमें 14 था, फिर 12 हुआ, फिर 15 कर दिया गया, और लड़कों की आयु जो है वही 18 वर्ष सीमित है। तो यही आपके एग्ज़ाम में जो है वो आता है। थोड़ा सा और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, इस समय की चीज़ों के बारे में थोड़ा देखें तो सर सैयद अहमद खान द्वारा कुछ लिखित पुस्तकें जो देख लेते हैं, वो अतहर अफनादीद और अफरुफ नानादीद लैड मोहम्मदन ऑफ इंडिया और अफजान ए बगावत ए हिंद, ये महत्वपूर्ण है, अफजान ए बगावत ए हिंद, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट इन बिजनौर। तो ये 2 पुस्तकें जो हैं इनकी आपको याद रखनी है। सर सैयद अहमद खां को जवाद उद दौला और आरिफ जंग की उपाधि दी थी। सर सैयद अहमद खां मैनपुरी के न्यायाधीश पद पर रहे। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, GH देशमुख। अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। अब्दुल लतीफ़ कहाँ? ओनली बंगाल में। जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ऐसे बंगाल में मुस्लिम जागरण का जो पिता माना जाता है वो अब्दुल लतीफ़ को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक इंडियन मिरर का संपादक केशव चंद्र सेन ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, यानी वो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है इसमें हैं जो आपको जानना है। अब हमने बताया था कि इस वाले वीडियो में हम कुछ कृषक आंदोलन और जनजातीय आंदोलनों को भी कवर करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह बहुत फेमस है, 1763 से 1800 ईस्वी बंगाल में होता है। विद्रोह करने वाले जो सन्यासी थे वो शंकराचार्य के अनुयायी थे और गिरि संप्रदाय के थे। तो शंकराचार्य के अनुयायी और गिरि संप्रदाय के लोग थे जो ये सन्यासी विद्रोह किए। विद्रोह प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया। तीर्थ यात्रा पर कर लगाए जाने के कारण विद्रोह शुरू हुआ। बाद में इस आंदोलन में बेदखली से प्रभावित जो किसान थे वो भी आ गए, विघटित किसान थे, सिपाही थे, वो भी इसमें शामिल हो गए, और सत्याच्युत जो जमींदार थे और धार्मिक नेता थे वो सब बाद में इसमें जो है शामिल हो गए। लेकिन पहले क्या थे, वो केवल सन्यासी लोग ही थे। विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो मूसा शाह, मंजर शाह, देवी चौधरानी और भवानी पाठक थे। विद्रोह को कथानक बनाकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आनंद मठ जो उपन्यास लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो किस पर आधारित है, तो वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है, ये आपको जानना है। विद्रोह को फिर बाद में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है इसको दबा दिया, तो विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग को जाता है। उसके बाद फकीर विद्रोह आता है, ये भी बहुत फेमस है। फकीर विद्रोह 1776-77 के आसपास बंगाल में मजमुन शाह एवं चिराग अली है, इसको चिराग अली आप लोग बना लीजिएगा, के जो है प्रयासों से शुरू हुआ। फिर उसके बाद कुछ छोटे मोटे विद्रोह, जैसे रंगपुर विद्रोह 1783 बंगाल में विद्रोहियों ने भू राजस्व देना बंद कर दिया। और दीवान बेलातंपी विद्रोह, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 1805 में त्रावणकोर के शासक पर जो है इन्होंने ज़बरदस्ती सहायक संधि थोप दिया था, इसके विरोध में हुआ। और दीवान बेलातंपी विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी भी माना जाता है। तो काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण है।
फिर अगला कच्छ विद्रोह 1819 में। कारण क्या था कि राजा भारमल को गद्दी से हटा दिया गया और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है भारमल और झरेजा ने मिलकर के किया था। अगला पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 के बीच में बंगाल में होता है। पागल पंथ जो था ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह ने चलाया था। तो टीपू मीर करम शाह का पुत्र था। टीपू ने जमींदारों के मुजारों यानी कि टेनेंट जो होते थे उनके विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था। अगला अहोम विद्रोह 1828 से 33 असम में स्टार्ट होता है। नेतृत्व जो है वो गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार ने किया था। कारण क्या था कि अहोम प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा था। तो इस के विरोध में जो है अहोम विद्रोह शुरू हुआ था। समाप्ति कैसे हुई? कंपनी ने फिर शांतिपूर्ण नीति अपनाई और 1835 में उत्तरी असम जो है वो महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। इस वजह से जो है ये विद्रोह समाप्त हो गया। अगला जो विद्रोह है छोटे छोटे हैं। मैसूर विद्रोह। तो इसमें भी सेम है कि अंग्रेज़ों द्वारा मैसूरों पर सहायक संधि थोपने के बाद जो है मैसूर विद्रोह शुरू हो गया 1830 ईस्वी में। राज्य द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दर में भी जो है यह विद्रोह शुरू हुआ। फिर बारासात विद्रोह ये भी 30 में ही शुरू होता है। नेतृत्व जो है वो टीपू मीर ने किया था और यह जो है विद्रोह आर्थिक कारणों से प्रेरित था। अगला फरेजी आंदोलन होता है 20 से 58 के बीच में बंगाल में। और नेता कौन थे? दादू मीर। तो दादू मीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फरेजी लोग कौन होते थे? तो ये फरेजी लोग जो है फरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। मोहम्मद मोहसिन जिसे कि दादू मीर ने जमींदारों की ज़बरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया। अंग्रेज़ों एवं जमींदारों के विरुद्ध यह क्या था? एक किसान आंदोलन था। दादू मीर ने नारा दिया था, क्या दिया था? कि समस्त भूमि का मालिक कौन है? वो खुदा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ये किसने कहा? तो दादू मीर ने कहा। इस आंदोलन को बहावी आंदोलन का सहयोग प्राप्त था जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा। बहावी आंदोलन। पाइक विद्रोह देखते हैं तो 17 से 25 के बीच में शुरू होता है। यह विद्रोह उड़ीसा तट के पहाड़ी खुर्द क्षेत्र में जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में शुरू हुआ। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट पर शुरू हुआ। रामोसी लोग कौन थे? तो पश्चिमी घाट पर रहने वाले एक आदिम जाति थी। 1822 में चित्र सिंह के नेतृत्व में जो है रामोसी विद्रोह शुरू हुआ था। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बादामी का दुर्ग जीतकर वहां सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया था। ठीक है, तो ये हो गया रामोसी विद्रोह। यह विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। अगला विद्रोह कोका विद्रोह जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये 1840 से 72 के बीच में होता है। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोका विद्रोह का जो है वो कारण क्या था या उद्देश्य क्या था। तो सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थीं और अंधविश्वास था उसी को दूर करने के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था कि धर्म को शुद्ध किया जाए। ठीक है, तो धर्म को शुद्ध करने के लिए चलाया गया था। बाद में यह आंदोलन फिर राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया और इसका उद्देश्य क्या हो गया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, तो आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो भगत जवाहर मल, काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत है भगत जवाहर मल। कोका आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भगत जवाहर मल। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इनके साथ में बालक सिंह भी आंदोलन में शामिल थे। 1863 में राम सिंह कोका इस आंदोलन से जुड़े और जो पहला विद्रोह 1869 में फिरोजपुर में किया जो कि राजनैतिक था और इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंको। बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया। तो नामधारी आंदोलन भी काफ़ी फेमस है। अगर पूछता है नामधारी आंदोलन किसने चलाया तो बाबा नाम सिंह ने चलाया।
अब आइए कुछ देखते हैं जनजातीय आंदोलन कारण क्या थे। तो जनजातीय आंदोलन के जो कारण थे, आदिवासियों में एक सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित थी। ठीक है, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित थी, जिसके स्थान पर निजी संपत्ति की अवधारणा थोप दिया सरकार ने। तो ये लोग अपना सामूहिक संपत्ति के रूप में मानते थे, लेकिन अब इसको जो है सरकार ने निजी बना दिया, भैया सबका अपना अलग अलग है। तो इस कारण भी जनजातियों में काफ़ी रोष आया। ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में साहूकार, जमींदार, ठेकेदार जैसे शोषक समूहों को स्थापित कर दिया और जनजातियों का ये लोग काफ़ी शोषण कर रहे थे। इसके विरुद्ध भी जो है ये विद्रोह शुरू हुआ। और आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग अफीम की खेती करते थे उस पर भी सरकार ने रोक लगा दिया, और देसी शराब का जो निर्माण करते थे ये लोग, उस पर भी जो है आबकारी कर लगा दिया गया। तो ये भी जो है जनजातीय विद्रोह का कारण बनता है। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, अब ईसाई मिशनरी भी इन क्षेत्रों में पहुंचने लगे और जो है वो धर्म परिवर्तन का भी कुछ दबाव डालने लगे। सरकार ने वन क्षेत्रों में कठोर नियंत्रण स्थापित कर लिया और जो है जनजातियों द्वारा पशु चारे के रूप में वन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यानी अभी तक जो जनजाति थे पशु चारे के रूप में जो है वन का प्रयोग करते थे, उस पर भी सरकार ने रोक लगा दिया। और ये लोग जो झूम कृषि करते थे उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये इतने सारे रीजन एक साथ थे जिसके कारण जो है जनजातियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो पहला आंदोलन हम लोग देखते हैं भील विद्रोह, काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र एवं राजस्थान दोनों जगह होता है। तो पहले हम लोग महाराष्ट्र वाला देखते हैं। तो 1818 में खानदेश पर अंग्रेजी आधिपत्य एवं नई कर प्रणाली, नई सरकार के भय से यह विद्रोह जो है शुरू हुआ। अलग अलग समय में अलग अलग नेतृत्व में यह चलता रहा। ऐसे कि 1820 में सरदार दशरथ ने इसका नेतृत्व किया, 1822 में हिरिया ने किया और 1825 में सेनरम के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन चला। 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले जो भील नेता थे वो भगोजी और काजल सिंह थे। तो ये हो गया महाराष्ट्र वाला। राजस्थान वाला भील विद्रोह देखते हैं। तो राजस्थान में आदिवासियों के हकों के लिए पहला राजनीतिक संघर्ष एक ही आंदोलन भोमट भीट आंदोलन के रूप में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ। किसके? मोतीलाल तेजावत। कारण ब्रांड आदि राजकीय करों की वसूली में भीलों के साथ कोई व्यवहार किया जाता था। डाकन प्रथा पर रोक व अन्य सामाजिक सुधारों से भीलों की भावनाएं जो है वो आहत हुई। तो भाई उनकी कुछ रीतियां जो प्रचलित थीं उन पर जो है ये लोग रोक लगा रहे थे, इसलिए भी जो है इनकी भावनाएं आहत हुई और ये लोग जो है आंदोलन पर उतर आए। तंबाकू, अफीम, नमक आदि पर जो है ये नए कर लगा दिए गए और वनोत्पादन को जो संचित करने की परंपरा चली आ रही थी भीलों की, उस पर भी ये लोग रोक लगा दिए। अत्यधिक लागबाग और बैठ बेगार प्रथा के कारण भी जो है आंदोलन की प्रतिक्रिया हुई। मोतीलाल तेजावत ने अहिंसक एक ही आंदोलन की शुरुआत की और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक से स्थान से जो है शुरू किया था। तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी। नीमड़ा गांव में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसको देखिएगा। 7 मार्च 1922 ईस्वी में एक सम्मेलन में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे कि 1200 भील मारे गए। कितने? 1200 भील मारे गए। तो नीमड़ा जो हत्याकांड है उसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है कि ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है। कौन? नीमड़ा हत्याकांड। अगला संथाल विद्रोह जो कि काफ़ी फेमस है, 55-56 के आसपास बिहार भागलपुर से राजमहल तक। विद्रोह की शुरुआत आर्थिक कारणों से हुई, परंतु बाद में जो इसका उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया कि अंग्रेजी शासन को ख़त्म किया जाए। प्रमुख कारण क्या था कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत उनकी ज़मीनें छीन ली गई
और जो कर उगाहने वाले अधिकारी थे उनका दुर्व्यवहार और पुलिस का दमन और साहूकार और जमींदारों की वसूली, तो इन सब के कारण जो है यहाँ पर संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ। अंग्रेज़ों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जो है ये हिंसा का आंदोलन था। इसका नेतृत्व जो किया था वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगला मुंडा विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1895 से 1901 ईस्वी के वास में छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरू होता है। कारण क्या था कि खूंट कट्टी जो सामूहिक खेती होती थी, सामूहिक खेती जिसे कहते थे, खूंट कट्टी की परंपरा को जमींदारों, महाजनों एवं ठेकेदारों ने समाप्त करने का प्रयास किया था। तो इसके नाते जो है ये मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ। प्रारंभ में यह आंदोलन सरदारी की लड़ाई के रूप में था, परंतु इसका स्वरूप जो है सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक हो गया। बिरसा मुंडा बहुत महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और अपने समर्थकों को सिंह बोंगा, ये आपको याद रखना है, सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी थी। किसने? बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा ने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों, ईसाइयों एवं दिकू क्या होते थे? गैर आदिवासियों के कत्ल का आह्वान किया, इनका कत्ल करो। ठीक है। बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करना चाहता था। इस आंदोलन में मुंडा महिलाओं ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह को उलगुलन विद्रोह, सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा को धरती का आवा कहा जाता है। किसका? धरती का आवा। ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिए। कोल विद्रोह 1839 से 40 के बीच में, ठीक। यह विद्रोह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कारण क्या था कि जो चावल से बनी शराब था उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। ठीक है। और इनकी ज़मीनों को कंपनी ने मुस्लिमों और सिखों को दे दिया। यह आंदोलन 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है वो शुरू हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में। 1832 में फिर इसका नेतृत्व जो है वो गंगा नारायण ने किया था। खासी विद्रोह आता है 1828 और 33 में। क्षेत्र जो है जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ, ये मेघालय में आती हैं, वो क्षेत्र था। इस विद्रोह का कारण क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण करने वाली योजना बनाई थी। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने वाली एक सड़क का जो है निर्माण करने की योजना बना रहे थे जयंतिया गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। उसके जो है विरोध में ये खासी विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही बारमानिक और मुकुंद सिंह भी इसके नेतृत्वकर्ता रहे। अगला जो विद्रोह होता है वो खौंड विद्रोह 1846 में उड़ीसा और इसके आसपास के क्षेत्रों में। कारण क्या था कि जो बाहर से आकर के यहाँ लोग बस गए थे, विदेशी सरकार का भय भी था और मौर्या प्रथा जो कि नर बलि प्रथा था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है ये खौंड विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो चक्र बिसोई ने किया था। तो दोस्तों हमारा जो आज का टारगेट था वो मुस्लिम सुधार आंदोलन, 19वीं 20वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन और प्रमुख कृषक और जनजातीय आंदोलन, वो हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।